नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर दिग्गजों ने उनकी जिंदगी की अनकही कहानियों को साझा किया है। द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में उनके संघर्ष, समर्पण और नेतृत्व की प्रेरक गाथाएं सामने आई हैं। ये कहानियां न केवल उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं, बल्कि देश के लिए उनके विजन को भी उजागर करती हैं। आइए इन कहानियों के जरिए जाने एक चाय वाले से प्रधानमंत्री तक का उनका असाधारण सफर। एक बार मैं उनके साथ अहमदाबाद से राजकोट जाता था, तो 8:30 हो गए। मोदी जी आमतौर पर कार्यकर्ता के घर पर उस वक्त भोजन करते थे, मगर अचानक ही एक हमारे कार्यकर्ता का ढाबा है सूर्य नगर में, वहाँ पर गाड़ी रोका और जाकर खाने बैठे। मैं मनोमन बोला, चलो भाई अच्छा हो गया, इनको भूख भी लगी तो हमें भी आज खाना मिल जाएगा। मैंने देखा उन्होंने कुछ फल और वेफर जैसा कुछ खाया थोड़ा, और मैंने पेट भरकर खा लिया। फिर रात को मैंने सोचा कि इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो गाड़ी किसके लिए खड़ा रहा? गाड़ी साथी कार्यकर्ता के लिए खड़ा। इस प्रकार से कई सारे कार्यकर्ताओं के जीवन में बोले बगैर ढेर सारी चीजों को उन्होंने सिखाया है, कई सारी चीजों को, जो कार्यकर्ता का फिर काम करने का स्वभाव बन जाता है। ये घटना जब मुझे याद आती है तो मेरे साथ प्रबंधक की चिंता मैं भी करता हूं कि भाई इससे खाया या नहीं खाया। मैं किसी के घर खाना खा रहा था, वो बाहर खड़ा था। ये चिंता ऑटोमेटिकली काम का हिस्सा बन जाती है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी थे, उस समय जो उन्होंने यात्रा की थी पूरे भारत की, उस दौरान उसके कन्वीनर के रूप में मोदी जी ही दायित्व निभा रहे थे। उस समय उनसे हमारी भेंट झांसी में हुई थी, और झांसी में जोशी जी के बोलने के पहले उन्होंने 1-2 मिनट 4 मिनट तक अपने भी विचार व्यक्त किए थे, और मैंने देखा कि उनको विषय को प्रस्तुत करना और उनकी बोलने की शैली, ये सब बहुत ही प्रभावी थी। ऐसा मैंने अनुभव किया। तो मुझे लगा कि जो बीजेपी की लीडरशिप है उसमें कोई एक फ्यूचर है तो मोदी जी हैं। मेरे मन के अंदर उसमें भाव पैदा हुआ। 2006 से जनवरी से ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, तो उस समय तो हमारी भेंट मुलाकात बराबर होती रही है। और मैंने उस समय भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के में भी देखा कि उनके सुझाव बहुत ही उपयोगी हुआ करते थे, बहुत ही सटीक और सांगठनिक दृष्टि से भी जो कि प्रासंगिक कहे जाएं, ऐसे सुझाव उनके हुआ करते थे। पर्सनल डिसिप्लिन का जहाँ तक सवाल है, इलेक्शन कैंपेन समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद फिर वो आए हमारे यहाँ। मैं सोखा रोड पर रहता था, रेजिडेंस पर। कहा, अध्यक्ष जी आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देने आया हूँ, मैंने अपना कैंपेन का काम पूरा कर दिया जो दायित्व तो आपने दिया था। तो इस प्रकार के डिसिप्लिन वो पॉलिटिकल वर्कर थे, और अपनी टीम के साथ बराबर जो है जॉली मूड में रहते हैं। कभी कोई बाहर देखे लोगों को लगता होगा कि इतना वर्कलोड है, ये है, बड़े वो तनाव में रहते होंगे। ऐसा नहीं, मोदी जी को इस रूप में मैंने नहीं देखा। एक से एक किस्से और कहानियां आज भी सुनाते हैं, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। मैं हिमाचल का विपक्ष का नेता था, वो मेरे प्रभारी बन गए। मैं विपक्ष का नेता था, हमारी संख्या बहुत कम थी। तो जब उन्होंने प्रभारी बने तो उन्होंने मुझसे पूछा, विपक्ष के नेता हो, क्या क्या करते हो? तो मैंने बताया ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें करता हूँ और विधानसभा में सारे विषयों को रखता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास ये जो विषय आते हैं इसकी व्यवस्था क्या है? तो मैंने उनसे कहा कि अखबारों को और इवेंट्स को मैं नोट करता हूँ, मेरा ऑफिस है उसको नोट करता है, उसमें से महत्वपूर्ण विषय निकालता हूँ और उसी समय से अगले सत्र के लिए प्रश्न डिस्कशन, इसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर देते हैं। फिर अपने लोगों में उसको बांटते हैं और कुछ विषय मैं उठाऊंगा, कुछ महत्व के विषय हमारे साथी उठाएंगे, इस तरीके से वो करते हैं। उनका आपका संवाद कैसे होता है? मैंने कहा संवाद तो विधानसभा के अंदर ही होता है। तो कहा इससे काम नहीं चलेगा,
आप एक काम करो, आप विपक्ष के नेता हैं, आप पूरे प्रदेश में सूचना दे करके पब्लिकली कि विपक्ष का नेता इतने बजे इस सर्किट हाउस में दिन भर लोगों की ग्रीवेंसेस को सुनेगा, और 2 दिन लगाओ, रात्रि रुको, कार्यकर्ताओं से मिलो, सबसे बातचीत करो। मैंने कहा ठीक है जी। तो ध्यान में आया कि कितने कितने इश्यूज सामने आए, किसानों के इश्यूज आए, सर्विस करने वालों के इश्यूज आए, सिक्योरिटी का इशू आया, यूथ का इशू आया, बहुत से इश्यूज हमारे पास इकट्ठे हो गए। दूसरी बात, हमारी क्वालिटी ऑफ डिबेट, उन्होंने मुझसे पूछा भी कि वो तो ठीक है, तुमको कैसा तजुर्बा मिला? मैंने कहा बहुत तजुर्बा मिला, एक बहुत बड़ी ताकत मिली, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली, अखबार से पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन और व्यक्ति से पढ़ी जानी हुई इंफॉर्मेशन में जमीन आसमान का अंतर होता है। रेगुलर कांटेक्ट पॉइंट बन गया, उनको हम कुछ भी बोलना हो तो हमको। तो मैंने देखा कि उसके बाद 1 साल के अंदर विपक्ष के नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी के रेलेवेंस बहुत तीव्र गति से। जब गुजरात में एक कार्यकर्ता के यहाँ एक शादी में, जब वो राष्ट्रीय महामंत्री बने थे उस समय, वो शादी में सूरत आए थे। शादी अटेंड करने के बाद उन्हें अहमदाबाद जाना था। कार्यक्रम अचानक बना, इसके लिए उनका ट्रेन में रिजर्वेशन भी नहीं था। हमने कच्छ एक्सप्रेस में 10 बजे रेलवे स्टेशन पे उनका एक सिंपल टिकट वो ले लिया, मगर रिजर्वेशन नहीं मिला। तो पूरा प्रवास उन्होंने रात को वो सिंपल चेयर के ऊपर बैठकर किया। तो ये नरेंद्र मोदी जो कच्छ एक्सप्रेस में सेकंड क्लास में विदाउट रिजर्वेशन जो प्रवास उन्होंने किया था, वही आज पूरे देश में बुलेट ट्रेन का लोगों का सपना पूरा कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमारे देश में जो बुलेट ट्रेन दौड़ेगी वो नरेंद्र मोदी साहब के कारण दौड़ेगी। एक बार वैसे तो ये बुधवार के दिन जब लोकसभा में इनका क्वेश्चन डे होता है तो आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं जैसे फाइनेंस बिल है या बजट है या फाइनेंस बिल की रिप्लाई है, उस दिन भी प्रधानमंत्री लोकसभा में रहते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण दिनों पे रहते ही हैं, जैसे वैलिडिक्टरी देना होता है स्पीकर साहब को, उस समय रहते हैं, शुरुआत होती है सत्र की तब रहते हैं। ऐसे सभी महत्वपूर्ण अवसरों पे प्रधानमंत्री जी रहते हैं। तो एक बार ऐसा ही कोई महत्वपूर्ण दिन था, फाइनेंस बिल की रिप्लाई का कोई समय था और हम लेने गए थे प्रधानमंत्री जी को। कभी कभी या ये अधिकतर मेरी ड्यूटी लगती है समझिए, तो बोला चलें, मैंने कहा चलें साहब, रिप्लाई शुरू ही होने वाला है। लेकिन जब हम एंटर करने लगे तो एक 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 नियम बना हुआ है लोकसभा में जिसको एटिकेट कह रहे हैं, मैनर एंड एटिकेट्स। कोई नियम नहीं है, लेकिन एक हमें ये दिया जाता है कि संसद के अंदर, लोकसभा के हाउस के अंदर कैसा आचरण करना, तो उसके एटिकेट और मैनर की एक किताब है, वो मुझे लगता है साहब ने पढ़ी होगी। तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई सदस्य बोल रहा है तो उसको क्रॉस करके नहीं जाना। तो वो जो पहली लाइन में एक सदस्य खड़ा था वो बोल रहा था, उसका भाषण पूरा नहीं हुआ था। उसके बाद शायद निर्मला जी का था, मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो बोल रहा था, साहब वहीं खड़े हो गए साहब, हम तो पीछे थे। तो एक दो ने किसी ने सलाह भी दी कि साइड से निकल जाता है, लेकिन वो टीवी में दिखता है। और वो सदस्य जो बोल रहा था उसको पता नहीं पीछे प्रधानमंत्री आ गए, तो वो 5-7 मिनट बोलता जा और साहब खड़े ही रहे। ये हमें सीखने को मिलता है जी साहब से। तो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य तो बहुत बड़ा वक्तव्य है, प्रतिदिन हम सीखते हैं, कुछ न कुछ सीखते हैं उनके आचरण से। प्रधानमंत्री होते हुए भी एटिकेट और मैनर को पढ़ लेना, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। मैं सांसद था 2017 के साल में, अपने क्षेत्र की एक समस्या को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गया था। विषय उनके सामने रखा और वो विषय कुछ सेकंड में ख़त्म हो गया था। प्रधानमंत्री जी ने 10 मिनट का समय दिया था, मैं उठने लगा तो उन्होंने कहा बैठो एक बार कुछ बात करते हैं। उन्होंने मुझे पूछा कि सांसद होने के नाते तुम क्या काम करते हो।
मैंने बताया अपने क्षेत्र के विषय में क्या काम कर रहा हूँ, अपने दल के लिए क्या काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए, और साथ ही साथ में एक नया इनिशिएटिव जो मैंने लिया था, क्योंकि मैं लिखता पढ़ता था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लिखता था, कोरा प्लेटफॉर्म पर लिखता था। मैंने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम किया था जिसमें देश के हर एक प्रांत के बच्चों ने हर देश के प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट, चाहे आईआईएम होंगे, आईआईटी होंगे, एम्स होंगे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होंगे, कोई भी देश का ऐसा संस्थान नहीं था इनमें से जिसका एक स्टूडेंट हमारे साथ नहीं जुड़ा हो। हमने काम किया था, मैंने उसकी चर्चा उनके सामने की और उस चर्चा को उन्होंने जिस तरह से लिया और मुझे उस 5 मिनट की चर्चा के बाद में उस तरह से उस चर्चा को समझ करके अपने अधिकारियों को उसमें लगा करके बाद में उस विषय के ऊपर पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए राज्यसभा लोकसभा के सांसदों के सामने संसदीय दल की बैठक में उसका प्रेजेंटेशन करवाना और उस प्रेजेंटेशन से पहले उसकी भूमिका खुद रखना और अपने भाषण में खुद उसको जो है उसका समापन भी करना। मुझे लगता है कि एक प्रधानमंत्री अपने साथ काम करने वाले एक सामान्य सांसद को उसकी कैपेसिटी को समझ करके उसको किस तरह से लोगों के सामने उद्घाटित करता है। इस खास मौके पर देश भर के लोग उनके विजन से मिले फायदों को याद कर रहे हैं। आम आदमी ने अपनी कहानियों को शब्दों में पिरोकर बताया कि कैसे मोदी जी की योजनाओं ने उनकी जिंदगी बदली, चाहे वो जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो या फिर जल जीवन मिशन हो। इसके जरिए लाखों लोगों को नया जीवन मिला। आज हर कोई उनके नेतृत्व और समर्पण को सलाम कर रहा है। सुने उन कहानियों को जो मोदी जी के विजन की ताकत को बयां करती हैं। मैं एक बार बैंक अकाउंट में खाता खुलवाने के लिए गया था। उसमें उन्होंने ये बोला कि ये कागज़ ले आओ, वो ले आओ, 5,000 रुपये मेरे से मांगे। मैं गरीब किसान था, मेरे पास पैसे नहीं थे। उसके 2-3 साल के बाद मेरा एक दोस्त मिलता है मेरे को, मैंने उसको बोला मैं खाता खुलवाना है। उसने मेरे को बताया जनधन की योजना के तहत खाता खुलता है, मैं फ्री में खाता खुलता है। बोले हाँ फ्री में खुलता है। जब मैं अपना बैंक अकाउंट में खाता खुलवाने के लिए मुझे ना तो कोई चक्कर कटवाए, ना मेरे से कोई कागज़ ज़्यादा लिए, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, ये नॉर्मल कागज़ दिए, ना कोई ज़्यादा दिक्कतबाजी, जाते ही मेरा खाता खुल गया। मेरा जब जनधन योजना खाता खुल गया, पहले लोगों से मांगने पैसे पड़ते थे, अब जो मेरे पास पैसे होते हैं मैं अकाउंट में जमा कर देता हूँ और ज़रूरत हो उस टाइम पर निकलवा लेता हूँ। बाकी स्कीमें हैं जैसे ये पीएम किसान सम्मान निधि है, तो सीधा अकाउंट में पैसे आते हैं और अकाउंट में सीधा लाभ मिलता है। पहले क्या होता था, 100 रुपये ऊपर से चलते थे, अंदर 1 रुपया पहुँचता था। अब क्या होता है, 100 रुपये आते हैं ऊपर से सीधे ऑनलाइन जो सिस्टम हो गया है, सीधा 100 के 100 ही आते हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से मेरी बात हुई। मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इतने छोटे किसान हर एक वर्ग का कैसे ख्याल रखते हैं ये। उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने कहा आपको किसान सम्मान निधि योजना मिलती है, मुझे कहा मिलती है। राम राम प्रधानमंत्री जी। ये राम राम साहब। अच्छा संदीप जी, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है क्या? मिल रहा है सर। मिल रहा है? मिल रहा है सर। उससे मुझे इतनी प्रेरणा मिली, अब मैं आगे से भविष्य में आधुनिक खेती भी करना चाहता हूँ और ऑर्गेनिक खेती भी करना चाहता हूँ। एक नए जीवन का नया किसान बनना चाहता हूँ। अमीर आदमी का खाता खुलता था, गरीब आदमी का खाता होता था। जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, जिससे गरीब तबके तक सबके के खाते खुले। 2019 में प्रधान बन के आई थी, तो उस टाइम मेरी ग्राम पंचायत में पानी की काफ़ी समस्या थी। कहीं कहीं नल थे लेकिन उन नलों में पानी नहीं था और हमारी ग्राम पंचायत में भी काफ़ी हर दिन झगड़े होते थे पानी के लिए। तो हम भी कपड़े धोने या पानी लेने के लिए गदेरे तक जाते थे। लेकिन जब हमें पता चला कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना लॉन्च हुई है, जल जीवन मिशन, तो उसके बारे में हमने जल संस्थान जाके उसके अधिकारियों से बातचीत करके पता किया। तो फिर हमने अपनी ग्राम पंचायत में एक सामान्य मीटिंग की जिसमें कि सभी ग्रामवासियों को बुलाया। उनके मन में भी काफ़ी भ्रांतियाँ थी कि
अब हमें इसका बिल पड़ जाएगा, हम कैसे देंगे। लेकिन हमने बातचीत करके बोला कि ये जल जीवन मिशन योजना है, तो मेरे ग्रामवासियों ने मेरा काफ़ी सहयोग किया, इस योजना को अपने गांव में अपनाया और उसके बाद हर घर में नल से जल है। 1 रुपए में हमको कनेक्शन दिया है। अभी भी पानी की कोई समस्या नहीं है, जिस नल को खोले उसी से पानी आ रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं और जो बालिकाएं थी, जो समय पानी ढोने के लिए चला जाता था, तो अब उनका वो समय अपने पढ़ाई पे लगा रही हैं। मैं दिल्ली फाउंडेशन फॉर डेफ वुमेन की वाइस प्रेसिडेंट थी, तो मैंने वहाँ पे सजेशन दिया कि क्यों नहीं इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राखी बांधे। रक्षाबंधन का त्यौहार है और मोदी जी एक पिता समान भी, एक भाई की तरह भी हैं, तो उनसे ये मिलना और उनको राखी बांधना और उनकी ब्लेसिंग्स लेना, इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती। तो ये लोग सब तैयार हो गए। तो मैंने वहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजा मोदी जी के ऑफिस में, पीएमओ में, और उसके बाद हमको नहीं पता था कि कुछ हमारे को सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो राखी से ठीक 1 दिन पहले हम लोगों को अप्रूवल आता कि आप लोग 10 बजे पीएमओ लोक कल्याण मार्ग पे पहुंच जाएगा। तो हम लोग पहुंचे राखी वाले दिन 10 o'clock और हम लोग वहाँ पे गए। मेरे अलावा 9 लोग और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, स्कूल्स थे। उसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ, फिर हम लोगों के एक अच्छा सा बड़ा हॉल था, उसके अंदर हमको ले जाके बिठाया गया। थोड़ी देर बाद मोदी जी आते हैं और मोदी जी ने इतनी अच्छी तरह से अपने आप को लोगों से मिलवाया और लोगों का एक एक का इंट्रोडक्शन लिया, उनके बारे में जाना, बच्चों के बारे में, क्या सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, क्या स्पोर्ट्स में उनको क्या इंटरेस्ट है, आगे क्या करना चाहते हैं। और हम लोग जो हम लेडीज़ थे, हम लोगों से भी बहुत अच्छी तरह से मिले, सबको उन्होंने टाइम दिया, प्यार से बात की, अच्छी तरह से हमारा वेलकम किया। और एक जो भाई बहन का प्यार होता है, जो उस दिन एक्चुअली भाई अपनी बहनों के लिए फ्री होते हैं, जो पूरे साल की जो बातें नहीं हो पाती हैं, उस दिन भाई बहन बिल्कुल ही आराम से टेंशन फ्री होके बातें करते। तो मुझे वही लगा कि मोदी जी के फेस पे देयर वाज नो टेंशन एंड वी वर सो हैप्पीली हम लोगों ने अपने बारे में बताया, हम लोग कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे हम लोगों ने मोदी जी से मिलने का सोचा। तो एक एक चीज़ को उन्होंने समझा। तो वो जो मेरे साथ जो बच्चे थे, दे फेल्ट सो हैप्पी कि हमारे बीच में एक गैप है, पर मोदी जी ने एक भाई की तरह कोशिश की कि अपनी बहनों के पास आके उनकी बात समझ सके। तो मेरे लिए एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है ज़िंदगी का और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी जो वो मेमोरीज़ हैं, मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बढ़िया रक्षाबंधन था वो। मैं जो है अपनी नॉर्मल ट्रेडिशनल खेती किया करता था, जिससे मेरी आय बहुत कम थी, जो है एक परिवार के लिए संपूर्ण जो है नहीं होती। उसके बाद जब कोविड का टाइम था तो मुझे एक मेरे दोस्त से पता लगा मत्स्य संपदा योजना के बारे में। मैंने जानकारी हासिल की। उसके बाद मैं हरिद्वार अपने फिशरीज के ऑफिस गया तो उन्होंने मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल में बताया। उनसे मुझे जानकारी मिली। उसके बाद मैं पूरी जानकारी लेकर तालाब खुदवाया, मछली पालन स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे जो है मत्स्य संपदा योजना के थ्रू 1,76,000 रुपये की सब्सिडी मिली। तो मेरी जो इनकम हुई उस साल करीब 2.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा हुई, ट्रेडिशनल खेती से अलग, जिससे मेरा थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी एक बात हुई, जो कि एक किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। आर्थिक लाभ कितना हुआ आपका? मुझको जो है 1,76,000 रुपये मिला। तो उससे अभी आपकी आमदनी कितनी बढ़ी है? आमदनी मेरी जितनी मैं पहले उससे कमाता था उससे करीब जो है डबल से भी ज़्यादा आज जो है मुझे फ़ायदा हुआ है। उनसे इंस्पायर होकर पीएम मोदी जी से कि मैं अपनी खेती को आधुनिक तरीके से चेंजेस लाकर कैसे अपनी इनकम इंक्रीज कर सकता हूँ और अपना स्टेटस अप कर सकता हूँ, और नए तरीके से मत्स्य पालन और नई जो खेती है वो अपनी कर रहा हूँ, जिससे मैं अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ। मत्स्य संपदा योजना लॉन्च करने के लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
2003 से गुजरात के बच्चों के नामांकन के लिए प्राथमिक पाठशाला में शाला प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरे नवाचार पंखीड़ा गीत को एजुकेशनल अवेयरनेस गीत में परिवर्तित करके मेरी बाइक पर बोर्ड लगा के मैं गांव-गांव गली-गली घूमा और बच्चों के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स को भी अवेयर करने का विनम्र प्रयास किया। 2010 के शिक्षक दिन के पावन अवसर पर मुझे गांधीनगर के टाउन हॉल में जो मनुष्य को बड़ा महान गीत गाने के साथ साथ हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका मिला। उस मुलाकात के बाद मुझे और प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला। एक शिक्षक का कर्तव्य सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं है। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र भावना को हर एक बच्चे में जागृत करना, राष्ट्र निर्माण का कार्य भी एक शिक्षक बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ। पीएम आवास पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से रूबरू मिलने का मौका मेरे जीवन की अमूल्य क्षण है। मेरी बोरीसागर सुंदरी देख के मेरे दादाजी को सर ने याद किया। इस सरनेम जब मैंने देखी तो उनके दादा से मैं परिचित था, मुझे याद आया आज। और उनके दादा बहुत ही अच्छे हास्य लेखक हुआ करते थे मेरे राज्य में, बड़ी पहचान थी उनकी। मुझे मालूम नहीं था कि आपने उस विरासत को संभाला होगा, बहुत अच्छा लगा। ये कहानी सिर्फ एक शिक्षक के सम्मान की कहानी नहीं है, ये उस प्रेरणा की कहानी है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिली हुई प्रेरणा से चलकर गांव-गांव के बच्चे के जीवन को बदल रही है। जब देश के नेता दीर्घ दृष्टि रखते हैं तो एक साधारण परिवार से निकला हुआ शिक्षक भी असाधारण क्रांति कर सकता है। तो ये थी प्रधानमंत्री के लिए द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी। भारत 24 की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।